इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक जिसमें लगातार उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इसके पहले भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को लेकर इस बैंक के ऊपर काफ़ी कुछ प्रेशर देखने को मिला था, वहाँ भी हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी और आज के सेशन में भी 25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। लगातार 5 दिनों से इंडसइंड बैंक में गिरावट जारी है और ये गिरावट काफ़ी बड़ी होती जा रही है। लेकिन क्या अहम वजह है जिसकी वजह से ये इंडसइंड बैंक में हमें ये गिरावट देखने को मिली? इसके अलावा इस बैंक को लेकर क्या कुछ प्रॉब्लम्स है और इस पर अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर पहला सवाल इंडसइंड बैंक से ये आपसे ये रहेगा कि इंडसइंड बैंक लगातार क्यों गिरता जा रहा है? इसके पीछे की एक माइक्रो फाइनेंस वाली प्रॉब्लम तो हम समझ रहे थे कि इस पे पूरा प्रेशर है, इस इंडस्ट्री पर ही पूरा प्रेशर है माइक्रो फाइनेंस पे, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ रीजन है? पहले तो अपडेट क्या है, ये गिरावट अभी क्यों आ रही है? एक के बाद एक दिक्कतें इसके सामने आती जा रही हैं। मैं पूरा टाइमलाइन आपके लिए खड़ी करके लेकर आए हैं कि कब कब क्या क्या हुआ इस बैंक में जिस वजह से इतनी गिरावट आ रही है। आज की जो गिरावट आप हाईलाइट कर रहे हैं 25% की, ये मार्च 2020 के बाद यानी कि कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है जो कि एक दिन की स्टॉक में देखने को मिल रही है। 5 दिन में आप देखें तो 30% से ज्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। बीते 8 में से 7 सेशन आप देखिए, केवल एक सेशन था जहां पे ये मजबूत बंद हुआ था, आधे % के आसपास के गेन से। पिछले 8 दिनों में से 7 दिन ऐसे हैं जब स्टॉक में हमने गिरावट ही बनती हुई देखी है। आज ये शेयर आई थिंक 670 रुपए का लेवल भी तोड़ चुका है नीचे में। नया 52 वीक लो तो है ये। नवंबर 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है जो कि स्टॉक ने छुआ है। 1576 का 52 वीक हाई या रिकॉर्ड हाई था, वहां से ये शेयर 57% से ज्यादा टूट चुका है। तो आप एक्सटेंट जो है इसकी गिरावट की उसको समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा देखने को मिले, जिस वजह से आप मेरे नाम की बजाय इंडसइंड बैंक का नाम ले रहे थे। तो उस लिहाज से आज जो अपडेट आया ना, वो इनफैक्ट कल इन्होंने कॉन कॉल की थी जिसमें इन्होंने बताया कि एक इंटरनल रिव्यू हुआ था, एक डिटेल्ड इंटरनल रिव्यू इस बैंक की ओर से किया गया था और उसमें इनका जो फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसमें इन्होंने गड़बड़ी का खुलासा किया है, रिवील किया है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। फॉरेक्स डिपॉजिट्स या फिर जो बोरोइंग है उसको हेज करने के लिए जो डेरिवेटिव पोजीशंस हैं वो ली गई थी और उसको लेकर अब इन्होंने जो डिटेल्ड आंतरिक एक प्रोसेस रिव्यू किया है जो कि आरबीआई के इनफैक्ट निर्देशों के हिसाब से ही हुआ है, क्योंकि सितंबर 2023 में जितने भी लेंडर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उस पर आरबीआई ने निर्देश दिया था कि उसका एक रिव्यू होना चाहिए और उसी के तहत ये रिव्यू किया गया, जिसमें इन्होंने पाया कि इनको कुछ डेरिवेटिव लॉस हो सकता है 1500 करोड़ रुपए के आसपास का। ये इनका इंटरनल रिव्यू कह रहा है। इसके ऊपर इन्होंने एक जांच भी बिठा दी, एक एक्सटर्नल एजेंसी को भी हायर कर लिया है जिसकी रिपोर्ट Q4 FY25 यानी कि इस महीने के एंड तक, FY25 इसी महीने एंड हो जाएगा, तो तब तक ये जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी। तो अब तक फिर ये दे वुड बी इन अ पोजीशन टू असेस की इनके जो बैलेंस शीट है या फिर जो P&L है उसके ऊपर कितना इंपैक्ट होगा। ये खुद कह रहे हैं कि इनका जो नेटवर्थ है उसके ऊपर 2.35% का जो इंपैक्ट है वो शायद आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि अपने P&L में लेने के लिए तैयार है। यानी कि जब Q4 के नंबर्स आएंगे, जो तिमाही चल रही है उसके जब नंबर्स आएंगे, जब उसमें ये इसका जो इंपैक्ट है वो आता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल। तो 1500 करोड़ रुपए के आसपास का हिट जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि इन्होंने कुछ नहीं कहा, इनके रिजर्व्स को टच नहीं करेंगे ऐसा इन्होंने कहा है। जो P&L है यानी कि जो मुनाफे का नंबर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, उसमें ये जो 1500 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर अब रिव्यू जो आ जाएगा बाहरी एजेंसी का, उसके बाद ये नंबर फाइनलाइज हो जाएगा। कितना हिट इनके नंबर्स में देखने को मिल सकता है और इसके बाद हम देख रहे हैं डाउनग्रेड्स की लग गई हैं झड़ियां, जिस वजह से स्टॉक गिर रहा है। मतलब कि फॉरेक्स डेरिवेटिव में इन्होंने कुछ पोजीशंस बनाई थी हेजिंग के लिए और बोरोइंग के लिए, तो वो जो रिव्यू किया गया उसको कंपनी की तरफ से, तो उस पोजीशन में इनको आने वाले समय में 1500 करोड़ का लॉस होने की एक्सपेक्टेशन है। इनका खुद का अनुमान ये है। इनका अनुमान है कि अब उस पोजीशन में मतलब इन्होंने बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट किया फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि आप डॉलर रूपी डॉलर कन्वर्जन में जब पैसे डालते हैं उसको फॉरेक्स एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। वहाँ पर इन्होंने कुछ पोजीशंस बनाई, इन्वेस्टमेंट की और उसमें 1500 करोड़ का लॉस होने की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि 2.35% का इनकी नेटवर्थ पर असर होने की एक्सपेक्टेशन है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इसमें लॉस होता है या नहीं, और जो इन्होंने थर्ड पार्टी हायर की है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये पोजीशंस कैसे बनाएगी, उसकी क्या कुछ रिपोर्ट आती है। लेकिन सर थोड़ी सी टाइमलाइन की भी बात कर लेते हैं। इसके पहले की क्या कुछ मुश्किलें थी इंडसइंड बैंक के? ये तो लेटेस्ट हो गया कि 1500 करोड़ का लॉस होने वाला है, लेकिन इसके पहले लगातार जो हम बात कर रहे थे कि इनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, वो क्या थी? इनफैक्ट कल ही की बात है, कल सुबह भी हम आप बात ही कर ही रहे थे इसको लेकर कि इनके जो MD एंड CEO हैं सुमंत कटपलिया जी, उनका कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मंजूरी आती हुई दिखी, लेकिन इनका कार्यकाल केवल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। मार्च 2025 से 23 मार्च 2026 तक के लिए ही मंजूरी मिलती हुई दिखी है। हालांकि बोर्ड इनके जो दोबारा नियुक्ति को 3 साल के लिए अप्रूव कर चुका है और इतने ही अप्रूवल के लिए आरबीआई से भी मंजूरी मांगी थी, लेकिन आरबीआई ने केवल
1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। दूसरी बार हुआ है जब आरबीआई से 3 साल का मांगा गया था अप्रूवल, लेकिन अप्रूवल आया केवल 1 साल का ही। इनफैक्ट इसको लेकर ना कल जो कॉन कॉल हुई थी बैंक की, उसमें इनके जो एमडी एंड सीईओ हैं उन्होंने बोला अभी, शायद वो कह रहे हैं कि मेरी जो लीडरशिप स्किल्स है ना उसको लेकर आरबीआई को भरोसा नहीं है। तो वही शायद प्ले आउट होता हुआ दिखा भी है। इनफैक्ट आप देखिए इनका जो मैनेजमेंट है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, या इनके जो की मैनेजरियल पोजीशंस हैं उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आरबीआई की ओर से ये अप्रूवल नहीं आया, उससे पहले आप देखिए जब Q3 के नंबर्स आए थे, जो तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स आए थे, उससे जस्ट पहले जो इनके सीएफओ हैं गोविंद जैन, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। 17 जनवरी की ये बात है। 3.25 साल से वो बैंक के साथ थे, छोटा मोटा टाइम नहीं था, अच्छी खासी अवधि वो बिता चुके थे बैंक के साथ। तो उनका इस्तीफा Q3 के नतीजों से पहले आना और सीएफओ का इस्तीफा, सीएफओ किसी भी बैंक की या किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, पोजीशन है, उसको तो बेटर समझता है। कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी को, अपने बैंक को बहुत अच्छा समझता है, लेकिन सीएफओ किसी की जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है, वित्तीय प्रदर्शन जो होता है, वित्तीय स्थिति होती है, सीएफओ से बेहतर तो कोई नहीं जानता। तो Q3 में उनका इस्तीफा नंबर से पहले आना, उस समय ही शायद अलार्म बेल्स रेज हो चुकी थी। और इनफैक्ट देखिए इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक इनके ऊपर ना दिसंबर 2024 में एक जुर्माना लगा था। नंबर बड़ा नहीं था, 27.3 लाख का ही जुर्माना लगा था, लेकिन उसके डिटेल्स आप देखिए क्यों लगा था वो जुर्माना। रेगुलेटरी नियमों का पालन ना करने के चलते इनके ऊपर जुर्माना लगता हुआ दिखा था। इस बैंक के ऊपर कुछ इनएलिजिबल यानी कि जो अयोग्य एंटिटीज होती हैं उनके सेविंग खाते खोलने का आरोप लगा था। बिल्कुल, यानी कि इनएलिजिबल लोगों के भी खाते खोल रहे थे, ऐसा आरोप लगा था इनके ऊपर, जिस वजह से जुर्माना आरबीआई की ओर से इसके ऊपर लगाया गया था। आपने इसके माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो की बात करी, दिसंबर में इन्होंने कहा था कि हम इसे बेचना चाहते हैं। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग ये था, ये इनके लिए दिक्कत की बात थी जी, जिससे ये निकलना चाह रहे थे, इन्होंने बोलियां मंगवाई भी। अब उसके भी डिटेल्स आप देखिए। इन्होंने कहा कि 1573 करोड़ रुपए के इनके पास माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं, कुछ आई थिंक 10.6 लाख टोटल अकाउंट्स थे एमएफआई रिटेल लोन्स के, और 85 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस रखा गया था। यानी कि जितनी बुक है 1573 करोड़ की, उसका केवल 5% का रिजर्व प्राइस रखा गया था। यानी कि खुद ये मानते हैं कि हम 5% से शुरू करने को तैयार हैं। ठीक है, बोली ऊपर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन 5% में अपना टोटल जो है वो बेचने के लिए ये तैयार हो चुके थे। तो अब उसका कुछ डिटेल मेरे पास नहीं है कि उसका क्या निकल के सामने आया, किसने बोली लगाई, क्या उस पर अपडेट निकल के सामने आया, लेकिन देखा जाए तो एक के बाद एक इनके लिए जो दिक्कतें हैं वो सामने आती ही रही हैं, जिस वजह से अब देखिए जो एक बड़ा अपडेट आया इनकी ओर से खुद से कि इंटरनली इन्होंने जो एसेस किया है उस पर अब आ गया है बाजार का बड़ा रिएक्शन जी। तो इसकी वजह से ये हमें गिरावट देखने को मिली। म्यूचुअल जो एनपीएज हैं इनके 1500 करोड़ के हैं सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि ये टोटल पोर्टफोलियो नहीं है, ये 1500 करोड़ का एनपीए है, जिसको ये 85 करोड़ में रिजर्व प्राइस सेट किया है। तो मतलब ऐसे लोन्स जो जिस पर इन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा था उसको ये बेचने के लिए 1500 करोड़ का एनपीए 85 करोड़ में बेचने का रिजर्व प्राइस तय किया गया था। और इसके अलावा और भी मैनेजमेंट की दिक्कतें, इसके अलावा फेक अकाउंट या अयोग्य एंटिटीज़ के अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलने की दिक्कतें, मैनेजमेंट का लगातार चेंज होना, बदलाव होना, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक में लगातार ही हमें गिरावट देखने को मिली है। और अब काफ़ी कुछ ब्रोकर्स ने भी इसमें अपनी रेटिंग्स बदली हैं। सर क्या अपडेट्स हैं, ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं इंडसइंड बैंक पे, उनकी क्या राय है? जैसे मैंने कहा बड़े डाउनग्रेड्स आते हुए दिखे हैं, और इनफैक्ट 1 2 3 4 5 रिपोर्ट्स तो मेरे पास हैं जिनमें डाउनग्रेड्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे कम टारगेट जो अब आया है वो नुआमा का आया है, जिन्होंने रिड्यूस की रेटिंग कर दी। पहले भी होल्ड की रेटिंग थी, खरीदारी की राय नहीं थी। 750 का टारगेट इनका आ गया। एमके ग्लोबल ने भी डाउनग्रेड किया, पहले बाय की रेटिंग थी, अब उसे ऐड कर दिया है, और टारगेट जो इनका आया है वो 1125 से घटकर हो गया 875 रुपए का। ये दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है। 900 रुपए का टारगेट आज सुबह ही मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी, उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को इस बैंक के लिए दिया है। 900 रुपए का टारगेट उनका है। डैम कैपिटल जो पहले बाय की रेटिंग थी, उन्होंने घटाकर कर दिया न्यूट्रल। मोतीलाल ओसवाल ने भी सेम बाय रेटिंग थी, न्यूट्रल कर दिया। डैम कैपिटल का टारगेट था 1200 रुपए का, 920 हो गया। मोतीलाल ओसवाल ने 1100 वाला टारगेट घटा के कर दिया 925 रुपए का। इसी तरह से एलारा कैपिटल, हमने कल भी आपको बताया था, एक्यूमुलेट की रेटिंग कर दी है बाय के मुकाबले, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि डिप्स पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1320 रुपए का टारगेट पहले था, उसे घटाकर कर दिया गया 1050 रुपए। सिटी ने भी बाय की रेटिंग मेंटेन जरूर करी है, लेकिन टारगेट प्राइस यहां भी स्लैश किया गया है, 1378 से घटाकर 1160 रुपए। और मैक्वेरी की बाय की रेटिंग है 1210 रुपए का टारगेट है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत कम ब्रोकर्स हैं जो कि इस बैंक को लेकर बुलिश हैं। और रीसेंट जो अभी अपडेट आया है कल वाला, तो उसके बाद से तो आप देखिए डाउनग्रेड्स की झड़ी इस बैंक में लगती हुई दिखती है। बड़े बड़े टारगेट कट्स ब्रोकर्स की ओर से देखने को मिल रहा है। तो अगर रेटिंग भी बदली गई है, और अगर जिन्होंने रेटिंग नहीं बदली उन्होंने भी अपने टारगेट्स तो बिल्कुल ही कम किए हैं, तो
बिल्कुल ब्रोकर्स की तरफ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंडसइंड बैंक पे। उनकी रेटिंग्स भी बदली हैं, उन्होंने टारगेट्स भी कम किए हैं। तो अब इस मुश्किलों में तो इंडसइंड बैंक, उसमें प्रेशर जरूर दिख रहा है ब्रोकर्स के पास भी और इन जनरल भी। लेकिन सर अब जिनके पास शेयर्स हैं या अगर कहीं इसमें कुछ फ्रेश एंट्री की पोजीशन बन रही है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है इंडसइंड बैंक पे? कई सारे एक्सपर्ट से हम बातचीत कर चुके हैं कल से। इनफैक्ट जब से ये खबर आई ना कि इनके एमडी एंड सीईओ को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया, तब से हम बातचीत कर रहे हैं। कल हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी थे, मैंने उनसे भी बात करी। लेकिन आज सुबह हमारे साथ अंशुल जैन जी थे, वो कह रहे थे कि 835 रुपए का एक अहम सपोर्ट है जो कि टूटा है। उसके बाद 740 रुपए का टारगेट खुला है और वो टारगेट भी अब नीचे की ओर टूट चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि 740 रुपए का अगर लेवल नीचे तोड़ देता है ये बैंक, जो कि टूट भी चुका है इंट्राडे बेसिस पर, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, अगर इसके नीचे बंद हो गया तो फिर 551 रुपए 40 पैसे का टारगेट दिया उन्होंने। 550 के आसपास तक ये स्टॉक गिर सकता है। बड़े बड़े नीचे के जो टारगेट्स हैं वो चार्ट पर खुलते हुए स्टॉक के लिए नजर आ रहे हैं। मैंने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से भी बातचीत करी। उनका कहना है कि 600 के आसपास एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगर वो लेवल रुक गया वहां पे तो ठीक है, नहीं तो फिर और बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि उनका कहना है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं और जो कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी ओर से कुछ बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्रा बाइंग जरूर हो सकती है यहाँ पे, जिसका सपोर्ट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बीएनके कैपिटल के रचित खंडेलवाल, जैसे मैंने कहा कल भी उनसे बातचीत हो रही थी, कल भी उन्होंने यही कहा था कि इससे अच्छा तो आप आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, इंडसइंड बैंक से आप दूर रहिए। 880 860 तक ये गिर सकता है, कल भी उनका कहना था। उनका कहना था कि फ्रेश खरीदने की बिल्कुल कोशिश ना करें, दूर रहें। आज भी उनका यही कहना है। अब तो ये कह रहे हैं कि 600 रुपए पर अगला सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर वो लेवल निकल गया, 660 रुपए माफ कीजिएगा, 660 रुपए का सपोर्ट दिखता है, अगर वो लेवल भी टूट गया फिर उसके बाद 580 रुपए तक भी स्टॉक गिर सकता है। लेकिन वहां पे भी आपको खरीदारी नहीं करने से दूर ही रहिए। आईसीआईसीआई बैंक देखिए ना आप, बाजार में जिस तरह का और भी ऑप्शन, जी जैसा भी माहौल है, आईसीआईसीआई बैंक देखिए, जहां पे उन्होंने बोला शायद उससे भी 30-40 रुपए ऊपर ही है जहां पे कल हमारी बातचीत हुई थी। तो उस लिहाज से क्वालिटी के साथ स्टिक कीजिए। दिक्कतें हैं, स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 1576 वाला 700 के नीचे आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बॉटम फिशिंग करें। जी, तो बिल्कुल अपने 50% से ज़्यादा की करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है। 1500 से गिर के स्टॉक 670 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है फिलहाल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी दूर ही रहने की ऑलमोस्ट, अगर हम इन जनरल सलाह देखें तो दूर रहने की एडवाइस की, क्योंकि वाकई में बैंक के बिजनेस को लेके दिक्कतें हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए गए हैं, लेकिन ये टेक्निकल चार्ट्स में अगर हम फंडामेंटल स्टोरीज की बात करें तो वहाँ पे कमजोरी दिख रही है। और ये सारे ब्रोकर्स ने भी देखा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने टारगेट्स घटाए हैं, अपनी रेटिंग्स बदली हैं। तो आप भी फिलहाल अगर आप स्टॉक में फंसे हुए हैं तो इन लेवल्स का जो अभी सर ने बताया, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया, उनका ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो फिलहाल दूरी बना के रखिए, और भी कई ऑप्शंस बाजार में आपको अच्छे और सस्ते मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडसइंड बैंक पे अपनी डिटेल एनालिसिस के लिए। सर थैंक यू सो मच। साथ ही आपको ये वीडियो कैसे लगे, इंडसइंड बैंक को लेके आपके मन में क्या कुछ सवाल हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए देखते रहिए मनी 9।